हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के MSD 12 की कहानी प्राणधारा। प्राणधारा हमने कहानी तो पूरी पढ़ ली है। आज हम इसमें मूल्यांकन और विश्लेषण का प्रश्न नंबर 1 करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने दीदी, लड़की जिसकी मैंने हत्या की, ट्रेडिल, इन सब का विश्लेषण और मूल्यांकन कर लिया है। सारी कहानियाँ हमने पढ़ ली हैं। आज यूनिट 1 की लास्ट कहानी चल रही है प्राणधारा। इसका मूल्यांकन और विश्लेषण है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, प्राणधारा कहानी के आधार पर कालीपट्टनम रामाराव की सामाजिक दृष्टि पर विचार कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन सन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में पारित घोषणा पत्र के मुताबिक पूरे भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रांतीय शाखाएं गठित की जाने लगी थी। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में तेलुगु के प्रगतिशील कवियों ने अभ्युदय रचयितम संगम की स्थापना की। संक्षेप में इसे अरसम भी कहा जाता है। अरसम का प्रथम अधिवेशन 13-14 फरवरी 1943 में तेनाली में हुआ था। तेलुगु के प्रगतिशील रचनाकार तापी धर्माराव ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अरसम के लेखकों का मूल उद्देश्य वही है जो हिंदी के प्रगतिशील लेखकों का है। इन लेखकों का उद्देश्य सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष करना है। तो जो भी अरसम के लेखक हैं उनका भी उद्देश्य वही है जो हिंदी के प्रगतिशील लेखकों का है। प्रगतिशील लेखक कौन से हैं ये हम UGC नेट की हिंदी में पूरा पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम डिटेल भी नहीं जाएंगे। इन लेखकों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष करना, कि जो भी सामाजिक विषमता है, ऊंच नीच, छुआछूत का जो भाव समाज में फैला हुआ है, उसके विरुद्ध संघर्ष करना ही इन लेखकों का उद्देश्य है। असम का घोषणा पत्र भारत की ज्वलंत समस्याओं, जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी, बहुत ही ज्वलंत थी, जैसे कि गरीबी, शोषण, उत्पीड़न, सामाजिक विषमता और भेदभाव आदि के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आवाज़ बुलंद करता है। असम ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तेलुगु के प्रगतिवादी लेखकों में श्री कोडवटी गांडी, कुंतुम राय, रावी शास्त्री, दशरथी, तापी धर्माराव, चासो कालीपट्टनम रामाराव आदि हैं। ठीक है, तो असम में जो भी जो प्रगतिवादी लेखक हैं उनमें मेन हमने चारों राइटर्स का नाम पढ़ लिया है, जो 4 हैं: श्री कोडवटी गांडी, कुतुबराव, रावी शास्त्री, दाशरथी, तापी धर्माराव, चासो और कालीपट्टनम रामाराव इत्यादि। जो टोटल ये 6 हैं जो मेन हैं। बाकी सारे भी बहुत सारे हैं जो प्रगतिवादी लेखक कहलाते हैं। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित भारतीय साहित्य के पुरोधा रामाराव साहित्य में सामाजिक यथार्थ के समर्थक रहे हैं, कि जो सामाजिक यथार्थ है उसके समर्थक रहे हैं रामाराव साहित्य में। साहित्य द्वारा मानव मूल्यों की स्थापना करने के लिए पुरानी शोषक, उत्पीड़क, सुविधाभोगी और स्वार्थ शक्तियों से संघर्ष करती हुई नई सामाजिक शक्तियों का चित्रण करना, सामाजिक शक्तियों का चित्रण होना ही चाहिए, ऐसा वे मानते थे। कि जो भी पुरानी शोषक, उत्पीड़क, सुविधाभोगी और स्वार्थ शक्तियां हैं उनसे संघर्ष करना होना चाहिए। किसे? नई सामाजिक शक्तियों को, उनका चित्रण ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मानना था कालीपट्टनम रामाराव का। इसलिए इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक असमानता और शोषण की पृष्ठभूमि में समाज के निचले तबके के जीवन में निहित यातना और संघर्ष और उसके भौतिक कारणों का स्पष्ट चित्रण है। जो भी नीचे तबके हैं, स्लम एरियाज़ वगैरह की जो लाइफ है, उसमें जो भी उनको यातना या सहते हैं वो लोग या फिर संघर्ष करते हैं, तो उनका भौतिक कारणों का स्पष्ट चित्रण इसमें किया गया था। जिन तथ्यों से अवगत न होने से हम जीवन और समाज की परिस्थितियों से समझौता करते चले आते हैं। तो हमें जो तथ्य हैं कई बार हम उससे अवगत नहीं होते, परिचित नहीं होते, तो हम जीवन और समाज की परिस्थितियों से समझौता करते चले आते हैं। तो जब हमने प्राणधारा कहानी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि किस तरह से पानी की एक एक बूंद के लिए इतना चलकर जाना पड़ता था लेडीज़ को, और उसके बाद भी जब तक वो पहुंचते थे उनका नंबर आता था तो वो पानी ख़त्म हो जाता था, और वहीं पर बंगला था, वहाँ पर वो पानी लेने जाते थे, तो किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया था। ठीक है, तो इन तथ्यों को ये कहानी हमारे सामने खोलती हुई नज़र आती हैं और हमें उन परिस्थितियों को बदलने की प्रेरणा देती हैं। अब जब हमने कहानी पढ़ी तो हमारे अंदर भी थोड़ी सी
इस जो प्रथा है जो चली आ रही थी, ऊंच नीच का भेदभाव हो गया था, या फिर उच्च जाति नीची जाति के साथ साथ अमीर गरीब का जो भेदभाव हो गया था, उसकी स्थितियों को बदलने की प्रेरणा हमें भी मिलती है और हम माइंड से डेवलप होते हैं कि हमें किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना है। इनके द्वारा प्रारंभ में लिखी गई कहानियाँ यानी 1955 से पूर्व की अधिकांश कहानियाँ मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवारों की कहानियाँ हुआ करती थीं। 9 वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात 1964 से लेकर 1972 तक लिखी 16 कहानियाँ मुख्य रूप से समाज के निचले तबके और प्राय छोटी जाति के श्रमजीवी वर्ग से संबंधित थी। इन कहानियों में चित्रित मूल समस्या उस वर्ग की भौतिक आवश्यकताओं की विकट आपूर्ति और शोषण की थी, कि भौतिक आवश्यकता की विकट आपूर्ति की, जो भी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी जो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी और उनका शोषण किया जा रहा था, इससे संबंधित ये कहानियाँ थी। सामान्य जन द्वारा अपनी स्थिति की बेहतरी के लिए किया जाने वाला संघर्ष था। वे मानते हैं कि आज देश में समाज के निचले स्तर पर रह रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर और क्लॉथ, वो तो मिलता है ही नहीं है, और साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी उनको प्राप्त नहीं है। उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है और उनका जीवन सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि कई बार उनके पास इतनी भी ज़मीन नहीं होती कि वो घर बना के रह सके। ठीक है, तो उनका जीवन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत समस्याओं से आगे बढ़कर पारिवारिक समस्याओं से होते हुए ये सामाजिक समस्याओं तक पहुँचे हैं। तो व्यक्तिगत समस्या तो है ही, ठीक है, वही फूड, शेल्टर और क्लॉथ की। उसके अलावा फिर पारिवारिक समस्या भी हैं कि पूरे परिवार में उनका जो समाज है अपना, उसमें, और फिर उसके बाद जो आगे समाज है जैसे कि पूरा देश, उन समस्याओं तक ये पहुँचे हैं। जन को छोड़कर व्यक्तियों के बारे में लिखना उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जन को छोड़कर यानी कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनको छोड़कर नॉर्मल वैसे व्यक्तियों के बारे में, उच्च जाति वगैरह के बारे में लिखना उनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि जो भी नीचे गरीब तबकों की समस्या हैं उन्हें ऊंचे तबके तक और सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। किसी भी समाज की वित्तीय संरचना का संबंधित समाज के सदस्यों पर उसकी मनस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की झलक रामाराव की कहानी में प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। कि जैसे हमने प्राणधारा कहानी पढ़ी थी, उसी से हमें बहुत कुछ देखने सुनने को मिला और हमारे विचारों में परिवर्तन भी हुआ। ठीक है, और हमें भी दूसरे की समस्या अपनी जैसी लगी और हम उनसे अपने आप को रिलेट कर पाए। उस कहानी की गहरी छाप हमारे मन पे पड़ी। इसी तरह उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो वो समाज में प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है कि उनका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। इनका विचार है कि अपने चारों तरफ के समाज को समझने के लिए मनुष्य में केवल निरीक्षण की शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, उसमें सामान्य जन के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा के प्रति एक हरी सहानुभूति का होना भी बहुत आवश्यक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आसपास चल रहा है सिर्फ हम निरीक्षण कर लें, उसको देख परख लें, ऐसा ही ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी है, जैसे कि सामान्य जन के प्रति, जो एक नॉर्मल बहुत सिंपल सा गरीब नीचे तबके का आदमी है, उसके प्रति हमारे मन में अपार प्रेम होना चाहिए और उनकी पीड़ा को हम समझ पाए, ऐसी सहानुभूति भी होनी चाहिए। उनकी यह भी मान्यता है कि लेखक हो, कलाकार हो या बुद्धिजीवी हो, सभी मेहनतकश लोगों के ऋणी हैं। तो जैसे कोई लेखक है, कलाकार है, बुद्धिजीवी है, ऊंची जाति के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, देखा जाए तो क्या हम सबका, इन सबका जो काम है वो मेहनतकश लोगों के बिना चल सकता है? नहीं। जैसे हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपनी डेली रूटीन में, उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा दी गई सेवाओं को हम यूज़ करते हैं, तभी हम अपना कार्य सही कर पाते हैं। तो जो जिसका काम है उसके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए भी हमें उनका ऋणी होना चाहिए कि अगर ये अपना काम ढंग से नहीं करते, हम लोगों को वो सेवाएं प्रदान नहीं करते, तो हम भी अपना काम आगे नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि हमारा बहुत सारा फिजिकल वर्क हो जाएगा। तो हम अगर फिज़िकली थक जाएंगे तो हम मेंटली भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए उनका हमें ऋणी होना चाहिए। उन लोगों की रचनाएं हों, कला रूप हो या ज्ञान, ये सब जनता के लिए समाज की उन्नति की दिशा में प्रयोग होना चाहिए। इसे ही वे समाज के प्रति अपनी जवाबदेही मानते हैं कि हमारी भी समाज में अगर हम लोग रहते हैं तो हमारी भी कोई जवाबदेही है, तो हमें भी सब जनता के लिए समाज की उन्नति की दिशा में उनकी कला की रचनाओं के लिए उनका ऋणी होना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसी प्रतिबद्धता के साथ लिखकर ही लेखक सामाजिक ऋण से विमुक्त हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने महसूस करी, तो वो लेखक के बारे में कहते हैं कि इन सब चीज़ों को महसूस करके, देखकर, समझकर, ऐसी प्रतिबद्धता के साथ लिखे, तभी वो अपने सामाजिक ऋण से विमुक्त हो सकता है। क्योंकि अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हम सबके थोड़े थोड़े ऋणी हैं, तो अगर हम भी उनके लिए कुछ करेंगे तो हम अपने ऋण से मुक्त हो सकते हैं।
रामाराव की प्रतिबद्धता आरोपित नहीं है, संस्कारगत है। वे दिखावे के लिए ऐसी प्रतिबद्धता का वर्णन नहीं ओढ़ते, परंतु हर उस संघर्ष को समर्थन और सहानुभूति देते हैं जो शोषण, उत्पीड़न और सामाजिक विषमता पर चोट करता है। ऋणग्रस्तता, अंधविश्वास, व्यभिचार, अवैध यौन संबंध जैसे विषयों के बारे में जनता के बदमूल विचारों के प्रतिकूल लेखक का सोचना और पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करना साहसी कहा जाएगा। तो जो हमारे देश में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कुछ अंधविश्वास हैं, कुछ ऋणग्रस्तता है, व्यभिचार है, अवैध यौन संबंध है, इनके बारे में लेखक सोचता है और अपने लेखन के द्वारा पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसे ही साहस कहा जाता है। शोषित, दलित, पीड़ित वर्ग के प्रति असीम प्रेम भावना प्रकट नहीं होने की स्थिति में यह असंभव होगा। तो जब तक अगर हम किसी कहानी को पढ़कर उसमें जो वर्णित पात्र हैं उनको शोषण, उनके चाहे वो शोषित हों, दलित हों या पीड़ित वर्ग हो, उन पर कोई अत्याचार हो रहा हो, उसके प्रति अगर हमारे मन में, पाठक के मन में असीम प्रेम भावना प्रकट नहीं होती, तो फिर लेखक का जो कहानी लिखने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि जो पढ़ रहा है उस कहानी को, उसके मन में भी वही भाव उत्पन्न हो जो लेखक बताना चाह रहा है और जो शोषित वर्ग सह रहा है। उत्कृष्ट स्तरीय रचनाएं केवल हमें आनंद ही प्रदान नहीं करती, अपितु हमें रोककर प्रति प्रश्न करती हैं, जागृत करती हैं, सामाजिक विकृतियों, कुरीतियों को लेकर शोभ उत्पन्न करती हैं। कि हमें देखो, प्राणधारा कहानी पढ़ने से ही मन में कितना शोभ आया कि हम लोग कितना पानी इतना वेस्ट कर देते हैं। और हमारे देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर या तपती दोपहरी में उनको अपने साथ लेकर पानी के भरे हुए कलशे उठाकर वहाँ घर तक पहुँचना, और कभी कभी उनके पहुँचने से पहले ही पानी का ख़त्म हो जाना, और फिर उसको आने वाली दिक्कतों का जो वो उसी समय गहन अध्ययन करते हैं कि अब क्या होगा। ये सब सोच के हमारे मन में कितना उनके लिए प्रेम भी उमड़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके लिए कुछ ऐसा कर पाएँ। जैसे कि ये कहानी पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं भी अपने घर के बाहर एक मटका रखूँ जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए पानी उपलब्ध हो सके, या फिर पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखूँ क्योंकि प्यास उन्हें भी लगती है। तो कुछ ऐसी भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, तभी लेखक अपनी कहानी को कहने में सफल हो पाता है। तो और साथ ही ये हमें आगे बढ़ाने की दिशा में भी सतत प्रयत्नशील रहती हैं। इस प्रकार का क्रांतिकारी शोभ उत्पन्न करने वाला प्रभावी लेखकों में रामाराव भी एक हैं। लेकिन ये शोभ पैदा करने का काम धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि रामाराव अपने आवेश को छिपाकर पाठक के मन में आवेश पैदा करने के कथा शिल्पी हैं। तो देखो, वो हर ये काम कर रहे हैं, क्या शोभ उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं अपने लेखन के जरिए, लेकिन ये काम बहुत धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि वो अपने आवेश को छिपा लेते हैं, लेकिन पाठक के मन में इतना आवेश पैदा कर देते हैं कि वो इन लोगों के लिए कुछ करने के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, क्योंकि सभी जन एक जैसे होते हैं, अमीर गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। वे एक साधक कलाकार की तरह, स्नेही और विनयी मित्र की तरह हमें दिखाई देते हैं। रामाराव ने प्रेमचंद की तरह ही, क्योंकि प्रेमचंद भी प्रगतिशील लेखक थे, तो रामाराव ने प्रेमचंद की तरह ही साहित्य को मन बहलाव के साधन से ऊपर उठकर जीवन की समस्याओं पर विचार करने और उन्हें हल करने का माध्यम बनाया है। तो जैसे प्रेमचंद की हर कहानी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है, इसी तरह रामाराव की कहानी भी सिर्फ मन बहलाव की कहानियाँ नहीं हैं, वह उससे ऊपर उठकर जीवन की समस्याओं पर विचार करने और उनके हल करने का माध्यम भी बनाती हैं। ये नहीं कि हमने थोड़ी देर जीवन की समस्याओं पर विचार किया और भूल दिया, नहीं, हमने उसको हल करने का माध्यम बताया। जैसे कि मैंने कहा कि ये कहानी पढ़ने के बाद भी मुझे भी लगा कि मुझे भी पानी से संबंधित दूसरे की समस्याओं को हल करना चाहिए। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इतने सोचा कि भाई बाहर एक मटका रखा जाए और उसमें लोगों के लिए पानी प्रोवाइड कराया जाए। और साथ ही साथ ये भी हुआ कि पानी की वेस्टेज ना की जाए, जितना ज़रूरी है उतना ही पानी खर्च किया जाए। तो साहित्य की इस भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद ने कहा है कि जिस साहित्य में हमारी सुरुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में शक्ति और गति पैदा ना हो, हमारा सौंदर्य प्रेम जागृत ना हो और हमारा सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न ना करे, वह हमारे लिए बेकार है। ठीक है, तो जब अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारी सुरुचि जागृत हो, आध्यात्मिक भी हो और हमें मानसिक तृप्ति भी मिले, शक्ति और गति भी पैदा हो, सौंदर्य प्रेम भी जागृत हो, हमारा सच्चा संकल्प भी हो और कठिनाई पर विजय पाने की हमारी सच्ची दृढ़ता भी उत्पन्न हो। अगर ये नहीं हो पाती तो फिर वो साहित्य ही बेकार है।
तो वह साहित्य कहलाने के अधिकारी नहीं होगा अगर ये सब साहित्यकार नहीं कर पा रहे तो। प्रेमचंद की तरह ही रामाराव भी साहित्य की सामाजिक उपयोगिता के प्रबल अग्रणी थे। सामाजिक दृष्टिविहीन रचना को वे श्रेष्ठ नहीं मानते। जीवन की साहित्य के बीच की सीमा रेखा की वे परवाह नहीं करते। आकर्षक रूप देने के लिए अपने भावों को किसी आवरण में छिपाकर लिखना इनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध है। तो ये सिर्फ दिखावा नहीं करते, ठीक है, ये नहीं कहते कि सामाजिक दृष्टिहीन रचना लिखे जा रहे हैं कि समाज को कोई दृष्टि नहीं मिल रही और ऐसी ही रचना उन्होंने लिख दी। और इसी तरह जीवन और साहित्य की भी सीमा रेखा की भी वो परवाह नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, सीमा रेखा की अगर जीवन और साहित्य के बीच में जो भी सही है मैं उन्होंने अपने लेखन के जरिए हम तक पहुंचाया। उन्होंने इसकी कोई सीमा रेखा की परवाह नहीं की कि उनको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, या अच्छी बातें ही लिखनी है जो समाज के पढ़ने में रोचक लगे। ऐसा नहीं किया। उन्होंने जीवन की सच्ची कड़वी सच्चाई भी हमारे सामने रखी। आकर्षक रूप देने के लिए अपने भावों को किसी आवरण में भी नहीं छिपाया, ऐसी इनकी प्रवृत्ति नहीं है। जो सोचा, जिस पर विश्वास किया, केवल वही लिखना इनकी प्रवृत्ति है। यही इनके साहित्य को अपूर्व सुंदरता प्रदान करता है। जो इन्होंने देखा, महसूस किया, विश्वास किया, उसी को इन्होंने अपने साहित्य में उतारा है। इनकी यह व्यवहारिक शैली अनेक तेलुगु लेखकों के लिए प्रेरणाप्रद रही है। तो इनको देखते हुए, इनकी व्यवहारिक शैली को देखते हुए बहुत से तेलुगु लेखकों ने इनको अपना प्रेरणा स्रोत माना है। इनसे प्रेरणा लेकर अनेक तेलुगु लेखक प्रगतिवादी रचनाकारों के रूप में उभरे हैं। जिस तरह हम राजनीति के प्रजातंत्र के हामी हैं, उसी तरह रामाराव कहानी के स्वरूप के प्रजातंत्र के हामी हैं। तो जैसे राजनीति में प्रजातंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, इसी तरह कहानी में भी प्रजातंत्र होता है। तो जो राजनीति में रहते हैं वो राजनीति के प्रजातंत्र के हामी होते हैं, यानी कि उसके अनुरूप चलते हैं। तो इसी तरह रामाराव भी कहानी के प्रजातंत्र के स्वरूप के प्रजातंत्र के हामी हैं। शायद इसी कारण इनकी बड़ी कहानियों में एक दो पात्रों की केंद्रता नहीं रहती। इनकी कहानियों में अनेक पात्र होते हैं लेकिन कोई नायक नहीं होता। जैसे हमने प्राणधारा में पढ़ा, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती जा रही है। बहुत सारे इसमें पात्र हैं और कोई भी इसमें नायक नहीं है। सभी को बराबर का स्थान प्राप्त दिया है, इन्होंने स्थान प्रोवाइड करवाया है। रामाराव व्यक्ति विशेष की कहानियाँ न लिखकर किसी सामाजिक परिस्थिति या व्यवस्था का स्वरूप जैसे व्यापक सरोकारों की कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष की कहानी या उसके बारे में लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो समाज में क्या स्थिति है उसके बारे में लिखना पसंद करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि इनकी कहानियों के वृत्त की परिधि उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि केंद्र। तो जैसे एक वृत्त होता है ना, ये वृत्त है तो ये केंद्र है और ये इसकी परिधि होती है। तो इनकी कहानियों में वृत्त की परिधि, यानी कि ये जो परिधि है ना, सर्कमफ्रेंस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि कहानी का केंद्र मतलब सेंटर। तो जैसे सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है जितना इंपॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि इसी से हम सर्कल खींचते हैं। तो ये परिधि इनकी कहानी में, तो जो सर्कल खींचा गया परिधि भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना कि केंद्र। इसलिए इनकी कहानियों में जीवन का कैनवस बड़ा प्रतीत होता है और उनकी कहानियाँ प्राय लंबी होती हैं, क्योंकि अपनी बातों को समाज से के जो बुराइयाँ हैं, दुष्चक्र में समाज जकड़ा हुआ है, उसको बताने के लिए कैनवस भी बड़ा होना चाहिए उसको, इसलिए उनकी कहानियाँ लंबी होती हैं। वो इतनी छोटी कहानियों में तो अपनी सारी बातें नहीं बता पाएंगे ना, तो इसलिए कहानियों को थोड़ा सा लंबा लिखा जाता है कि जिससे कि हम अपने को उस कहानी से रिलेट कर पाएँ। हिंदी के पाठकों के लिए रामाराव की रचनागत विशेषताएं आंचलिक रचनाओं के विशेषज्ञ फणीश्वर नाथ रेणु का स्मरण कराती हैं, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु भी बहुत अच्छी आंचलिक रचनाएं लिखा करते हैं। आंचलिक रचनाएं यानी कि जो प्रकृति से जुड़ी रचनाएं हैं। रेणु की ही भांति रामाराव भी आम जनता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। उनके कथा स्वरूप में श्री काकुलम के सामाजिक जीवन की आंचलिक पहचान स्पष्ट दिखाई पड़ती है। रेणु की भांति ही रामाराव अभागे गांवों और शहरों की बात करते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर भी है। तो ये तो सिमिलैरिटी थी कि फणीश्वरनाथ रेणु और रामाराव में क्या सिमिलरिटी है कि वो भी आंचलिक साहित्यकार थे और रामाराव भी, लेकिन दोनों में एक अंतर भी है। रेणु की कला या वैचारिकता में किसी भी प्रकार का कोई अंतिम फैसला या निर्णय जैसी बात नहीं होती। रेणु का लेखक अपनी रचनाओं में छिपा रहता है, ठीक है। जो रेणु लिखते थे ना, उसमें जो लेखक बन के लिखते थे वो अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं छिपे रहते थे। रचनाओं के समापन और निष्कर्ष तक में रेणु की विचारधारा मुखर नहीं हो पाती। वे जीवन को अपने खुलेपन के साथ हमारे आगे प्रस्तुत कर देते हैं। इधर रामाराव अपने समस्त धैर्य और आवेशहीनता के बावजूद
उनका लेखक चित्रित जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता है। तो ठीक है, तो रेणु का तो जो लेखक था अंदर का वो रचना में छिपा रहता था, जबकि जो रामाराव का है ना वो पूरी धैर्यता के साथ और आवेशहीनता के साथ, वो आवेश में नहीं आते, आवेशहीनता के साथ होने के बावजूद भी लेखक चित्रित जीवन में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेरेंस करता है। उसकी रचनाओं में यह बात मुखरतापूर्वक सामने आती है। एक विशेष वैचारिक आधार पर इनको सामाजिक जिंदगी में परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना पसंद है। इसी कारण पूंजीपति, जमींदार, बड़े अधिकारी, विधायक, मंत्री जैसे पात्रों को उनकी सहानुभूति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पूंजीपति, जमींदार, बड़े अधिकारी हो गए, विधायक हो गए, मंत्री जैसे जो पात्र हैं वो सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, उनको रामाराव की सहानुभूति प्राप्त नहीं होती। कहानीकार रामाराव के मुताबिक स्पष्ट सामाजिक दृष्टि के बिना कोई साहित्यकार युगांतकारी रचना करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, कि जब तक उसकी स्पष्ट सामाजिक दृष्टि नहीं होगी तब तक कोई भी साहित्यकार युगांतकारी रचना के पूरे युग के लिए रचना करने के लिए सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। विषय वस्तु और कथानक ही किसी रचना को महान बनाते हैं, कि किस विषय पर हम अपनी कहानी को लिख रहे हैं और उसका कथानक क्या है, इनके द्वारा ही किसी रचना को महान बनाया जा सकता है, ना कि कहानी की शैली और शिल्प के आधार पर। वे अपने को जन्मजात कथाकार नहीं मानते, कहते हैं कि कहानी के लेखन के बारे में जानने के बाद ही मुझे बहुत समय लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जन्मजात कथाकार नहीं हूँ, बचपन से ही मुझ में ये टैलेंट नहीं था। पहले मैंने कहानी के बारे में पढ़ा और कहानी के लेखन के बारे में जानने में इनको बहुत समय लगा, कि बहुत टाइम लगा इनको कहानी के बारे में जानने में और कहानी के लेखन के बारे में, क्योंकि इनमें ये गुण जन्मजात नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।